पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स और ये भी जाना कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में कुछ कुछ एसिड्स के इक्विवेलेंट मास वेरी करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ बेसिस और ये भी जानेंगे कि कुछ कुछ रिएक्शंस में इक्विवेलेंट मास भी बेसिस के वेरी करते हैं। चूंकि H प्लस ओ एच माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा तो एक तरीके से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो डेफिनेशन इस तरह से भी बन सकती है कि कितने ओ एच आयंस H प्लस आयन को किसी रिएक्शन में न्यूट्रलाइज करते हैं वो उसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। कुछ एसिड बेस रिएक्शन में बेस पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि उनमें जितना भी हाइड्रोक्साइड आयंस था वो सब का सब रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है। इसी को बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। और ये होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। चूंकि यहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो OH कितना है, 1 है, एन फैक्टर हुआ 1। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH इक्वल टू मोलर मास 40 डिवाइडेड बाय 1 एंड दैट इज 40। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 1 मोल ऑफ H प्लस आयन को कहीं न्यूट्रलाइज करना है तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की 40 ग्राम इक्विवेलेंट मास की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास निकाल के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस होते हैं, मतलब कहने का कि उसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे, जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक एंटासिड है। जब पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, रिफ्लक्सेस होते हैं, तब एंटासिड दिया जाता है। अब ऐसे में कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता तुरंत, मतलब कि पूरे 3 OH ग्रुप तुरंत रिएक्शन में आ जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे होता है पार्शियल रिएक्शन। पहले स्टेप में होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिर्फ 1 मोल है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कम क्वांटिटी है। ये हमको देगा एल्युमिनियम डाईहाइड्रोक्सी क्लोराइड और वाटर। इस रिएक्शन में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सिर्फ एक OH ग्रुप रिएक्ट किया है, यानी कि वो सिर्फ 1 मोल ऑफ H प्लस से रिएक्ट कर रहा है। सो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई 1, 78 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 78। कहने का मतलब ये है 1 मोल हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 78 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि मैंने बोला, ये स्टमक के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चल रहा है, तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। दूसरा होता है जब वो सिर्फ 2 OH ग्रुप निकाल रहा है। तो अब रिएक्शन हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गिव्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। अब ऐसे में जब वो सिर्फ 2 OH ग्रुप निकाल रहा है तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, एन फैक्टर 2, 78 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज 39। तीसरी कंडीशन आती है जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड एंड 3 मोल ऑफ वाटर। एन फैक्टर यहाँ पे हो गया 3, क्योंकि 3 OH ग्रुप दे रहा है। 78 डिवाइडेड बाई 3, आंसर इज 26। इसका मतलब ये है 1.008 ग्राम H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करना है, तब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की सिर्फ 26 ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कहने का मतलब कि वो एसिड से भी रिएक्ट करेगा बेस बनके और बेस से रिएक्ट करेगा एसिड बनके। तो यहाँ एक रिएक्शन है जब वो बेस से रिएक्ट कर रहा है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। अब ध्यान देना, यहाँ पे कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। 78 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 78। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है फैक्ट्रीज वगैरह में, जब रस्ट लग जाती है तो उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पाइप को या जो भी वहाँ यूटेंसिल्स और इक्विपमेंट यूज होते हैं उनको क्लीन किया जाता है। इसमें भी पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से लेकर के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो एक रिएक्शन है फेरस हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स फेरस क्लोराइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। इस रिएक्शन में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। कहने का मतलब यानी कि दोनों OH ग्रुप जो फेरस हाइड्रोक्साइड के हैं वो सब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2। मोलर मास कितना है, 90। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 45। तो इस केस में फेरस हाइड्रोक्साइड के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में इक्विवेलेंट मास हुआ 45, यानी कि
अगर हमको 1 मोल 1.008 ग्राम हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें 45 ग्राम फेरस हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगी। वहीं फेरिक हाइड्रोक्साइड में देखते हैं, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन में फेरिक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गिव्स फेरस हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। अब इस रिएक्शन में ध्यान दो, सिर्फ एक OH ग्रुप रिप्लेस हुआ है क्लोराइड आयन से, तो एन फैक्टर कितना हुआ? 1। इक्विवेलेंट मास है 107 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 107 ओनली। यानी का मतलब 1 मोल H प्लस आयन यानी कि 1.008 ग्राम हाइड्रोजन आयन को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड की पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन में हमको 107 ग्राम की जरूरत पड़ेगी। जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो, फेरिक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद 3 moles of hydrochloric acid and gives ferric chloride plus 3 moles of water molecule। अब यहाँ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, यानी कि जितने भी OH ग्रुप थे वो सब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो एन फैक्टर हुआ 3। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू 107 डिवाइडेड बाई 3 एंड द आंसर इज 35.67। तरीके से आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विद 2HCl गिव्स फेरस क्लोराइड प्लस वाटर। अब ऐसे में इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। आप खुद सॉल्व करके देखिए आंसर क्या होगा। फिर आता है फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद 6 moles ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स 2 फेरिक क्लोराइड प्लस 3 moles ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अब इसमें कितने H प्लस न्यूट्रलाइज होंगे? पूरे के पूरे 6 हो जाएंगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। तो फेरिक ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। इसे भी आप खुद सॉल्व करके देखिए। आपने वीडियो को पूरा अंत तक अगर देखा है तो थैंक यू फॉर दैट, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।